नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। रात 9 बजते ही दिन भर की तमाम अहम खबरों को डिकोड करने के लिए एक बार फिर हाजिर हूं मैं, पुनीत पाठक। क्योंकि खबरें केवल उतनी नहीं साहब जितनी आपको दिखाई सुनाई पड़ती हैं, बल्कि खबर के पीछे एक असल खबर भी होती है, जिसे हम इस बुलेटिन में करते हैं डिकोड। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का महाबुलेटिन, न्यूज डिकोड, खबर A to Z। और आज की जो सबसे बड़ी और पहली खबर है, जिसका केंद्र देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज फिर कांग्रेस ने धरना दिया और यहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कमान संभाले दिख रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं, जहां कांग्रेस राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना के विरोध में धरने पर है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत दूसरे नेता आज लगातार दूसरे दिन धरना स्थल पर डटे नजर आए। कांग्रेसियों ने केंद्र पर बदले की सियासत के आरोप लगाए हैं। देश के विभिन्न वर्गों के साथ राहुल जी दे रहे हैं, इस कारण से उसे परेशान किया जा रहा है, और राहुल जी को सारे लोग साथ दे रहे हैं, उसको परेशान किया जा रहा है। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए छत्तीसगढ़ के नेताओं के फोन टैप करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ में भी इलीगल फोन टैपिंग किया जा रहा है। अब अगली बारी छत्तीसगढ़ की है। तो ये कितना देश के लिए राहुल जी लड़ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का आज 5वां दिन था, जिसको लेकर कांग्रेसी खेमे में जबरदस्त आक्रोश है। साथ ही अब पार्टी अपने धरने और आंदोलन को धार देने के लिए आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। तो 5वें दिन भी ईडी की पूछताछ अब भी जारी है। कुछ देर का ब्रेक 8 बजे के बाद मिला, लेकिन फिर उनसे पूछताछ की शुरुआत हुई। एक तरफ राहुल से ईडी की पूछताछ और दूसरी तरफ कांग्रेस का आंदोलन। दिल्ली में कांग्रेस पूरे जोशो खरोश के साथ केंद्र को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस की आवाज और भूमिका साफ दिख रही। आज छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के 6 विधायक और 1 मंत्री दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली जाने वाले कांग्रेसी नेताओं में जय सिंह अग्रवाल, कुलदीप जुनेजा, लक्ष्मी ध्रुव, ममता चंद्राकर, यूडी मिंज, गुलाब कमरो और अनीता शर्मा के नाम शामिल हैं। दिल्ली में पहले से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष पवन मरकाम मौजूद हैं, जो राहुल गांधी के समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं। आज कांग्रेस का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने का दूसरा दिन था। वहीं राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का 5वां दिन था। ईडी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ कर रही है और 23 जून को इस मामले में सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो एक तरफ प्रदर्शन, दूसरी तरफ जांच और पूछताछ। प्रदर्शन भी 5 दिनों से जारी है। असल सवाल ये कि वो मिल पाएगा जो कांग्रेस पार्टी चाहती है। प्रदर्शनों से जुड़े कुछ सवाल हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भूमिका, इस बात को भी जरा डिकोड कर लें। सबसे पहले वो सवाल, पहला, कांग्रेस को प्रदर्शन का वाकई फायदा मिलेगा? दूसरा, क्या 2024 तक ऐसे ही कांग्रेस आक्रामक तेवर में सड़क पर उतरकर एकजुटता दिखा पाएगी? तीसरा, दिल्ली के प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एक अलग और प्रभावी एक असर रसूख नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में साफ नजर आ रहे हैं। तो क्या और किस तरीके से आगे इसके नतीजे रहेंगे, यह भी देखने वाली बात। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए यह आंदोलन आर पार की लड़ाई है। उसे पूरी शिद्दत से कांग्रेस पार्टी जूझ भी रही है, लड़ भी रही। और रही बात जूझने लड़ने की, तो साहब आज तो राजनीतिक हल्के में महाराष्ट्र ये भी सुर्खियों में आ गया। खबर महाराष्ट्र से, जहां उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में पड़ गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं एकनाथ शिंदे, जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का स्वर फूंक चुके हैं और अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर सूरत जा बैठे। आज का दिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लिए मुसीबत लेकर आया। आज सुबह महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे तकरीबन 26 विधायकों के साथ सूरत में डेरा डाले हुए हैं और इसके बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई। ये स्पष्ट हुआ कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी है। बयानबाजी का दौर चला। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। वहीं शरद पवार ने दावा किया कि सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी। यहाँ की जो स्थिति है वो देखने के बाद से कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, इस पर मेरा पूरा भरोसा है। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार किया और इशारों में जता दिया
कि उन्हें एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन पसंद नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी अब तक खामोश है। तो साहब, पहला सवाल तो ये कि आगे क्या हो सकता है, इस बात को समझने के लिए आपको जो महाराष्ट्र के विधानसभा का गणित है सियासी, जरा इसको भी समझना पड़ेगा, डिकोड कर लें आप। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर एक महाविकास अघाड़ी गठबंधन चला रही है और इसकी सरकार है। शिवसेना के 55, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44 विधायक हैं, जबकि बीजेपी वहां चुनाव के बाद एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 105 विधायक उसके पास हैं और छोटे और निर्दलीय मिलाकर 29 विधायक अलग से हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा में 288 में से बहुमत का आंकड़ा 144 प्लस है और इसको लेकर के ये सारी खींचतान लड़ाई है। तो अब देखना यह है कि जो एक खबर आई है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर आप वहां सरकार बनाएं तो हम आएंगे, वरना सूरत में क्या सूरत आगे बनती है ये देखेंगे। चलिए, वैसे महाराष्ट्र की स्थिति पल पल बदल रही है, इसमें अपडेट्स मिल रहे हैं, मेल मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच में वो जादुई आंकड़ा क्या पाया जा सकता है और अगर हाँ तो कब तक और किसके साथ। वैसे एक और प्रश्न का उत्तर आज देश को मिल गया, वो है कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। यशवंत सिन्हा एक वक्त में बीजेपी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। साल 2009 में बीजेपी से इस्तीफा दिया और 2021 में सिन्हा टीएमसी में शामिल हो गए। आज विपक्ष ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए विपक्ष ने 15 जून को पहली बार एक मीटिंग की थी, जिसमें 17 राजनीतिक पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में शरद पवार, एचडी देवेगौड़ा, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के नामों पर चर्चा हुई थी। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का नाम भी प्रस्तावित किया गया था। हालांकि एक के बाद एक पवार, देवेगौड़ा, अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी ने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। इसके बाद आज शरद पवार के घर पर विपक्ष की दूसरी मीटिंग हुई, जिसमें टीएमसी ने फिर से यशवंत सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया और इस पर सभी दलों ने सहमति जता दी। तो साहब, अब सवाल उठता है कि सिन्हा के नाम पर ही मोहर क्यों लगी। जरा इस बात को समझ लें, डिकोड करते हैं। विपक्ष जिन जिन बड़े नामों पर चर्चा कर रहा था, सभी एक एक करके मना करते जा रहे थे और ऐसे में विपक्ष के पास ज्यादा विकल्प बचे नहीं थे। सिन्हा पहले से संकेत दे चुके थे, टीएमसी से जुड़े थे और टीएमसी आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने के लिए लगातार लीड कर रही। तो साथ ही साथ सिन्हा का बीजेपी का बैकग्राउंड है, उनका बिहार से नाता रहा है, केंद्रीय मंत्री रहे, तो ऐसे कई फैक्टर हैं जो यशवंत सिन्हा को एक प्रबल दावेदार बनते देख रहे हैं और इस वजह से उनका नाम आगे हुआ। चलिए, बहरहाल अब आगे इसमें किस तरह की सियासत होगी ये देखेंगे। फिलहाल सियासत अगर मध्य प्रदेश की देखें तो इसमें एक मुद्दा, बल्कि एक गलती जो है वो मुद्दा बन गया। एमपीपीएससी में कश्मीर से जुड़ा एक प्रश्न पूछा, इस पर विवाद बढ़ गया और अब पक्ष पक्ष के बीच बहस छिड़ गई। एमपीपीएससी 2021 के जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में कश्मीर को लेकर पूछे गए एक विवादित प्रश्न ने बवाल की स्थिति बना दी। प्रश्न में पूछा गया कि क्या भारत को पाकिस्तान को कश्मीर को देने का निर्णय ले लेना चाहिए। इसके ऑप्शंस के तौर पर 2 तर्क दिए गए। पहला तर्क था इससे धन बचेगा, दूसरा तर्क था ऐसे फैसलों से इस तरह की मांग बढ़ेगी। प्रश्न पत्र बनाने वाले 2 लोगों को अब नोटिस मिल चुका है। साथ ही प्रश्न पत्र बनाने वालों से किसी भी प्रकार की कोई सेवाएं आगे नहीं लेने का निर्देश है। कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा विभाग को भी निर्देश मिल चुका है। जिस व्यक्ति ने ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया, जांच के बाद कार्रवाई की। प्रश्न पत्र बनाने वाले थे 2 मध्य प्रदेश के, 1 महाराष्ट्र के हैं। पीएससी ने दोनों को डीवार कर दिया है। इधर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार को इस पर माफी मांगनी चाहिए। वैसे पहली बार नहीं, आपको याद है, इसके पहले भी पीएससी से जुड़े कई मामले, कई प्रश्न हैं जिन पर विवाद रहा है। किसी भी प्रवेश परीक्षा को अगर आप उठाकर देखें तो गैर वाजिब, गलत, आउट ऑफ सिलेबस, ऐसे कई सवाल जो पाठ्यक्रम में नहीं है, चैप्टर में नहीं है, या ऐसे चैप्टर जो विवादों से जुड़े हैं उनको रखा गया। ऐसा क्यों है, क्यों ऐसे हालात हैं, जरा इसको समझते हैं, डिकोड करते हैं। सवाल या पाठ्यक्रम तैयार करने वाली समिति अक्सर कई बार
भावनावश या मानवीय भूलवश लापरवाही करती है, निरीक्षण इसका नहीं होता, रीचेक नहीं होता, रिकंसीडर नहीं किया जाता। दूसरे पाठ्यक्रम का या बनाने के सवाल जितने विद्वानों के हाथ में हैं, कई बार वो तय मानकों का ख्याल नहीं रखते, कई बार सरकार भी ऐसे मानक तय करती है जो थोड़े से कंफ्यूजन पैदा करने वाले हैं और इसी वजह से इस तरह की चूक या इस तरह की गलतियां होती हैं। लेकिन इतना कहेंगे कि ऐसी गलतियां वो भी इतने प्रतिष्ठित एग्जाम जिनसे आप बड़े प्रशासनिक अधिकारी चुन रहे, इसमें नहीं होना चाहिए। आज 21 तारीख को एक खास दिन है जो सारी दुनिया ने मनाया, वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दुनिया भर के तमाम देशों ने आज योग किया, निरोग रहने की ये जो विधा है भारत की, इसको अपनाया। हालांकि ये सियासत से बिल्कुल परे है, लेकिन इस पर भी सियासत हुई। दिग्विजय सिंह ने योग दिवस पर एक ट्वीट किया जिस पर एक बहस छिड़ गई। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने योग दिवस पर ट्वीट करते हुए इशारों में पीएम मोदी और सीएम शिवराज को निशाने पर लिया कि स्वस्थ जीवन के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम आवश्यक है, लेकिन मास योगा आयोजन केवल पब्लिक इवेंट हो सकता है। उधर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। जब सीएम मध्य प्रदेश के थे ना, तो ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर हिचकोला आसन करवाते थे। अब लोगों को योग पे सलाह दे रहे हैं, हास्यास्पद है। एक तरफ कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार किया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि वो योग नहीं करते हैं, बल्कि जनता के बीच रहकर उनका काम करते हैं। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह दोनों से इतने डरते हैं कि इनके ऊपर निगेटिव कमेंट करने का इनका कोई काम नहीं बचा। दिन भर जनता के काम करता हूँ, यही हमारा योग है। तो कुछ इस अंदाज में योग दिवस पर भी दो दल आपस में वार पलटवार करते नजर आए हैं। तो अब सबको पता है, सर्वज्ञात है कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर विवाद भी खड़ा करते हैं और सुर्खियों में भी आते हैं, लेकिन देश के ज्यादातर लोग उनके बयानों पर सियासी पैरामीटर को आज तक समझ नहीं पाए। वो क्यों और किस तरीके से ऐसे बयान देते हैं, इसकी वजह इसको भी जरा समझते हैं, डिकोड करते हैं। दिग्विजय सिंह अक्सर प्रधानमंत्री मोदी को गाहे बगाहे घेरते आए हैं। मीडिया भी उनके बयानों को गंभीरता से लेता है या कम से कम उस पर वाइब्रेंटली रिएक्ट करता है, और यही वजह है कि वो अक्सर संजीदा मसलों पर बयान देने से गुरेज नहीं करते। उनके बयानों पर देश और प्रदेश में सियासत लगातार गर्माती रही। वहीं ज्यादातर उनके बयानों के मूल में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस, कश्मीर ऐसे मुद्दे होते हैं जो काफी ज्यादा देश में बड़े मुद्दे कहलाते हैं। खैर, सियासतदार अगर अपनी तरफ से बयान ना दें, अगर अपनी तरफ से कोई बात ना करें तो कैसे हो सकता है। चलिए अब बात एक और मुद्दे की। मुद्दा जुड़ा है छत्तीसगढ़ से, यहां के किसानों से, रायगढ़ से, जहां किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रहा। खरीफ सीजन के लिए खेतों में बुआई शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों को अब तक पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी खाद नहीं मिल पाया। कंपनियों से पर्याप्त सप्लाई नहीं होने के चलते समितियों में यूरिया की शॉर्टेज है। जिले की 131 समितियों में से 40 समितियों में यूरिया का स्टॉक खत्म हो चुका है। नहीं मिला थे, अभी मैं कह रहे कोटपाली और ये कल कुछ नहीं ना कही, खाली सुपर और आए कहा थी, अभी आए कि कोई ये नहीं हो पाता। रायगढ़ में 1.25 लाख रजिस्टर्ड किसान धान की फसल लेते हैं। धान की फसल के लिए यूरिया और डीएपी सबसे ज्यादा जरूरी है। जिले को अब तक बमुश्किल 60% यूरिया और डीएपी मिल पाया है, जिस पर सियासत शुरू हो चुकी है। 15 साल में खाद की किल्लत नहीं हुई, लेकिन भूपेश बघेल के आने के बाद खाद में कालाबाजारी को प्रोत्साहन दिया है। आज किसानों में त्राही मचा हुआ है। राज्य में खाद की कमी की आशंका पहले से बनी थी। सीएम भूपेश बघेल ने खाद की पर्याप्त आपूर्ति के लिए केंद्र को पत्र भी लिखा था। इसके बाद भी सूबे में खाद की कमी अब भी बरकरार है। तो वैसे तो खबर आपने केवल रायगढ़ जिले से देखी, लेकिन इस तरह के हालात पूरे प्रदेश में कई सुम बताए गए। सूबे का किसान खाद की किल्लत से बेहद परेशान है। जरा खाद की प्रदेश व्यापी समस्या क्या क्यों है, इस बात को भी समझें, डिकोड करते हैं। खरीफ फसल 2022 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार 8.55 लाख टन रासायनिक खाद लक्ष्य तय कर चुकी है, जिसमें से 1,06,000 टन के करीब खाद पहले से स्टॉक में था। लेकिन जितने रासायनिक खाद की आपूर्ति केंद्र सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी, उतनी अब तक हुई नहीं। मई और जून के महीने के लिए खुद केंद्र सरकार ने प्रदेश में 3.5 लाख टन रासायनिक खाद की आपूर्ति का वायदा किया, लेकिन इस टारगेट का 50%, आधा भी पूरा नहीं हुआ। 1.5 लाख टन खाद की आपूर्ति अब भी बची हुई है। यानी सूबे के तकरीबन आधे से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो खाद की जरूरत
और उसके मुताबिक केवल 30 से 60% खाद का स्टॉक रखे हुए हैं और इसमें सुकमा, बीजापुर, बलरामपुर जैसे कई जिले हैं। जरूरत से महज 17% तक का ही खाद अभी उनके पास है और इसीलिए किसान बड़े चिंतित हैं। छत्तीसगढ़ से एक और खबर है, पर यह उपलब्धि से जुड़ी है, खुश होने वाली खबर है। कभी बस्तर को नक्सली खौफ के लिए जाना जाता था, लेकिन आज एक बच्चे ने सारी दुनिया में इसका नाम किया है। देखें, यह है बस्तर का वैवस्वत जोशी, जिसकी उम्र में 7 साल है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में इस बच्चे ने बड़ा कारनामा कर दिखाया। इसके कारनामे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वैवस्वत ने जूनियर रूबिक क्यूब पजल को 15 मिनट में सॉल्व कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, जिसके लिए उसे मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। ऑनलाइन ही ये हुआ था, जिसमें इसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और मिनिमम टाइम में इसने फटाफट बना के उसको दिखा दिया। कोविड काल में वैवस्वत को रूबिक क्यूब पजल में दिलचस्पी जागी। वहीं परिजनों को 22 फरवरी को विश्व भर के जूनियर रूबिक क्यूब हल करने की प्रतियोगिता की जानकारी मिली, जिसके बाद इस स्पर्धा में वैवस्वत का नाम दर्ज करवाया गया। इस कंपटीशन में दुनिया भर के 250 से अधिक बच्चों के बीच ऑनलाइन मुकाबला हुआ और इसे सॉल्व करने के लिए 1 घंटे का वक्त दिया गया, लेकिन वैवस्वत ने महज 15 मिनट में इसे सॉल्व कर एक नया विश्व कीर्तिमान बना दिया। तो एक कहावत आपने सुनी होगी ना, साहब के पूत के पांव पालने में दिखते हैं। तो ये एक ऐसे सुपुत्र हैं जिन्होंने न केवल अपने पिता, अपने परिवार, बल्कि पूरे प्रदेश का दुनिया भर में नाम कर दिया। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए कोई भी कठिन समय में भी अगर आप पहचानें तो वो बड़ा कारनामा कर सकते हैं। इस खबर ने यह भी हमको सिखाया। इसी तरह खबरों को डिकोड करने के लिए कल रात फिर 8:55 पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नमस्कार।